हेलो दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोशिका और देखेंगे कोशिका क्या है, कोशिका में कैसे सवाल आता है और कहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोशिका कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका शरीर का वो भाग होता है, मतलब कोशिका कहाँ से लिए गया है। कोशिका लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन। लैटिन शब्द है और यह इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े से, एक कार्क का टुकड़ा जो होता है वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखिएगा। 1665 ईस्वी में इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। देखिए कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग आते हैं जैसे मनुष्य, मानव और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये सब आते हैं, तो याद रखिएगा। याद रखिएगा, मानव जो होता है और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी कोशिकीय जीव में आते हैं? बहुकोशिकीय। कौन सी चीज में आते हैं? बहुकोशिकीय। हम लोग आज देखेंगे कोशिका के बारे में। एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया जो होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे फंजाई, फंजाई कवक को ही बोलते हैं, और पादप और जंतु। पादप मतलब इसमें पेड़ भी आएगा और पौधा भी आएगा, पेड़ भी आएगा और पौधा भी आएगा। याद रखिएगा, पेड़ भी आएगा और पौधा भी आएगा। अगर आप लोग को हमारी आवाज़ जा रही है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आगे देखते हैं कि सेल मतलब कोशिका क्या होता है। कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो यहाँ से देखेंगे। बहुत तेज भाग रहा है यार, एक सेकेंड, इसको देखते हैं। देखिए कोशिका का जो सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। कब लगाया था? 1665 ईस्वी में। इन्होंने कार्क के पतले टुकड़े से पता लगाया था। कार्क जो है वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। कार्क जो है वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अब देखिए कोशिका को जीवित को जो कोशिका थी उसको खोजा था ल्यूवेनहाक ने, और यह 1674 ईस्वी में खोजे थे। और जीवित कोशिका जो खोजे थे ल्यूवेनहाक। याद रखिएगा कि जीवित कोशिका को ल्यूवेनहाक, और मृत कोशिका थी जिसको मृत कोशिका जो थी उसमें उसमें जो मृत कोशिका थी उसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था। मृत कोशिका को रॉबर्ट मृत कोशिका थी जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था, मृत कोशिका थी। और देखिए पुरकिंजी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज की थी। और कोशिका के अंदर ही रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। और स्लाइडेन स्वान ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन सबको याद रखिएगा। कोशिका कितनी प्रकार की होती हैं ये देखिए। चिकनी कोशिका और पेशीय कोशिका होती है, कुछ ऐसी होती है। रुधिर कोशिकाएं इस तरह से होती हैं, और तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं। और अंडाणु आप लोग सुने होंगे। अंडाणु देखिए, देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे सबसे लंबी लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखिएगा। सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका तंत्र की। और अंडाणु जो होती है सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु।
सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। याद रखिएगा अंडाणु जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है। अंडाणु जो है कहाँ पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों में जो होता है अंडाशय वहाँ से पाया जाता है, और यह जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी अगर पूछे तो कोशिका तंत्रिका तंत्र होगी, और सबसे छोटी देखिए तो कोशिका जो शुक्राणु होती है सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी अगर पूछे तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, कुछ इस तरीके की होती है। यह शुक्राणु जो होता है पुरुष से प्राप्त होता है, पुरुष से प्राप्त होता है। और अब देखिए अस्थि कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं, और वसीय कोशिकाएं मतलब वसा में जिन कोशिकाओं में वसा होती है वह कुछ इस प्रकार की होती हैं। आगे देखिए कोशिका किससे बनी होती हैं, कोशिका किस चीज़ से बनी होती है, इसको ये होता है कि कोशिकांग। कोशिका में जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग में प्लाज्मा झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देखिए कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता है। जैसे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या कोशिका के ऊपर, जैसे यह ऊपर ऊपर झिल्ली पाई जाती है, इसके ऊपर मान लीजिए कि ए वाली कोशिका है, ए वाली अंदर वाली कोशिका है ये सब, तो इसके ऊपर ए वाली है तो इसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं। यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो पारगम में होती है, और यह झिल्ली जो क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को विसरण द्वारा गमन करने देती है कोशिका के अंदर। देखिए कोशिका के अंदर जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा विसरण, विसरण द्वारा कोशिका का आदान प्रदान होता है। कोशिका विलयन में देखिए विलयन में कोशिका कैसे बिहेव करती है। विलयन जो 3 प्रकार के विलयन होते हैं, अल्प परासरण दाबी, समपरासारी और अति परासारी, 3 प्रकार के विलयन होते हैं। इनमें कोशिका कैसे बिहेव करती है इसको याद रखिएगा कि जल जल कोशिका में घुसकर नहीं निकल पाता है और कोशिका फूल जाती है। जैसे क्या होता है कि अल्प परासारी जो विलयन होता है उसमें वो विलयन क्या होता है कि ये कोशिका है, इसके अंदर जब यह पानी की बूंदें इसके अंदर घुस जाएंगी और यह निकल नहीं पाती हैं, तो जब निकल नहीं पाती हैं तो क्या होता है, जब ये निकल नहीं पाती हैं तो ये होता है कि कोशिका फूल जाती है। अब देखिए समपरासारी होता है कि जल की कुछ बूंदें, ऐसा विलयन होता है जिसमें जल की बूंदें कोशिका में से आसानी से आर पार इधर उधर आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोशिका जो है समान आकार में बनी रहती है। अति परासारी विलयन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि अधिक सांद्रता होने के कारण जल निकल जाता है और अपने साथ कुछ अधिक जल को भी लेकर निकलता है, जिससे क्या होता है कि कोशिका सिकुड़ जाती है। याद रखिएगा यह अल्प परासरण दाबी जो विलयन होता है इसमें सांद्रता कम होती है। याद रखिएगा इसमें सांद्रता सांद्रता कम होती है, और इसमें सांद्रता अधिक होती है, मतलब सांद्रता अधिक होती है, और इसमें क्या होती है बराबर होती है, और इसमें कम होती है। याद रखिएगा इधर कम का सिंबल इस तरह से लगेगा, इधर को होगा, और अधिक का सिंबल इधर से इधर ऐसे रहेगा। मतलब कि जो जो विलयन होगा उसकी सांद्रता अगर कम होगी तो क्या होता है कि वह कोशिका में घुल जाता है, मतलब घुल जाता है। अति परासारी जो विलयन होता है उसका अधिक सांद्रता होती है, और अधिक होने के कारण कोशिका से जल निकल जाता है, मतलब वह खींच लेता है अपने पास। अब देखिए अंडा अंडा आप लोग देखे होंगे, अंडा का जो कवच होता है, जो अंडा का ऊपरी वाला भाग होता है वह किस चीज़ का बना होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा ये बस पूछता है, नॉर्मली है, किताब में लिखा है, एनसीईआरटी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसका फार्मूला होता है CaCO3। और देखिए प्लाज्मा झिल्ली कोशिका से ही है। तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, तो यह लचीली
होने के कारण लचीली होती है और इसमें क्या होता है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। इसकी रचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। याद रखिएगा कि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और क्या होता है कि यह लचीली होने के कारण एक कोशिकीय जीव अपना भोजन आसानी से कर लेते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। मतलब कि एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया वो होती है जिसमें एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, ये सब कोशिका के लचीले होने के कारण अपना भोजन आसानी से कर लेते हैं। जब यह अपना भोजन आसानी से कर लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली, याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका भित्ति देखिए क्या होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है। सेल्यूलोज से ही देखिए बनता है कागज, याद रखिएगा। और कागज सर्वप्रथम कहाँ बना था? चीन में। याद रखिएगा ये सब। कागज देखिए, सेल्यूलोज बहुत जटिल होता है। सेल्यूलोज जिन जानवरों में सेल्यूलोज पचता है, उन जानवरों की जो छोटी आंत होती है, वह क्या होती है कि लंबी होती है। याद रखिएगा, जिन जानवरों में सेल्यूलोज पचता है उन जानवरों में छोटी आंत लंबी पाई जाती है। और जिन जानवरों में यह सेल्यूलोज नहीं पचता है उन जानवरों में छोटी आंत क्या होती है कि छोटी पाई जाती है। जैसे शेर की जो छोटी आंत होती है छोटी होती है। और वहीं पर खरगोश की जो छोटी आंत होती है खरगोश की जो छोटी आंत होती है खरगोश की छोटी आंत जो होती है वह लंबी होती है। खरगोश की छोटी आंत देखने में ये छोटा है, लेकिन ये इसकी जो छोटी आंत होगी, इसकी छोटी आंत लंबी होगी। और शेर की छोटी आंत जो होगी वह छोटी होगी। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे रंग का एक कण होता है जो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो होता है किसी भी पौधे की पत्तियों को हरा करने में मतलब मदद करता है। देखिए कोशिका में जो केंद्रक होता है कहाँ पर कैसे काम करता है। कोशिका, या मान लीजिए कि एक कोशिका है और इसके अंदर एक छोटा सा गोल सा मतलब भाग पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक को हम लोग कोशिका का ब्रेन मतलब दिमाग बोलते हैं। और देखिए क्रोमोसोम, केंद्रक में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में ही आनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण की सूचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम जो होता है उसमें आनुवांशिक गुण की सूचनाएं होती हैं। आनुवांशिक गुण किसे कहते हैं? जैसे वह गुण जो जो हम लोग अपने अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं वो उसी गुण को हम लोग आनुवांशिक गुण बोलते हैं। और आनुवांशिक गुण माता पिता से डीएनए के रूप में बच्चे में जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। अब देखिए डीएनए जो होता है डीएनए में कोशिका
निर्माण एवं संगठन की सूचनाएं होती हैं। मतलब ये डीएनए क्या करता है, एक तरह से सूचना को एकत्रित करता है, एकत्रित करने का काम करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। और जो होता है डीएनए में एक क्रोमेटिन पदार्थ होता है। क्रोमेटिन पदार्थ एक जाल का पिंड होता है, याद रखिएगा। क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। और जो डीएनए का क्रियात्मक खंड मतलब काम करने का जो एक भाग होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और जीन जो होता है, जीन से ही हम लोग आनुवांशिक गुणों को एक दूसरे से, एक माता पिता से, मतलब माता पिता दादी बाबा के जो गुण होते हैं वो जीन ही ट्रांसफ़र करता है बच्चों में। और याद रखिएगा कि जीन क्या होता है कि क्रियात्मक खंड होता है, मतलब क्रिया करता है। और डीएनए जो होता है, डीएनए में क्रोमेटिन पदार्थ होता है और यह एक जाल का पिंड होता है। क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है जाल का पिंड होता है। कभी कभी कोशिका विभाजन, देखिए कभी कभी कोशिका विभाजन होने वाला होता है तो यह क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमेटिन जो धागा होता है, क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना होती है, इस तरह से खूब एक ही में फंसी होती है और इस तरह से गुच्छा गुच्छा होती है पूरा। और इसी का एक छोटा सा भाग जो होता है, अंतिम का भाग जो होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और जो इस तरह से उलझी हुई संरचनाएं होती हैं जिसमें से एक या एक्स की तरह संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। और यही अब देखिए यह सब कोशिका के अंदर होता है, याद रखिएगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जो पुरानी कोशिका होती है। पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक, और जो नई कोशिकाएं होती हैं उन्हें उन्हें हम लोग नई कोशिका का मतलब कि जो पुरानी कोशिका होती हैं, जैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो होता है, और जो इस समय जो जंतु है मान लीजिए बकरी, और इन सब में क्या होता है कि नई यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी और यूकैरियोटिक मतलब नई, याद रखिएगा। ये सब पूछता है। ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका इसको बोला जाता है, अंतःद्रव्यी जालिका। ईआर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एसईआर का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी का मतलब स्मूथ, और आर का मतलब रफ। एक आर का मतलब रफ, एक आर का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब कि बहुत चिकनी जो अंत अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। अब देखिए आरईआर क्या होता है, आरईआर पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसी कारण से यह खुरदरा दिखता है। जो आरईआर एक मतलब ईआर जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, इस तरह से बंटा होता है। तो एक भाग इस तरह से खुरदरा खुरदरा दिखेगा, एक भाग चिकना चिकना दिखेगा, इस पर कुछ नहीं दाग धब्बे रहेंगे। तो जिस भाग भाग पर जो दाग धब्बे होते हैं उसको हम लोग आरईआर बोलते हैं। और जो दाग धब्बे होते हैं, जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, वही राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम खुरदरे टाइप के होते हैं, याद रखिएगा कि राइबोसोम खुरदरे होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखिएगा कि प्रोटीन का कारखाना हम लोग बोलते हैं राइबोसोम को। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं। अब देखिए कि यह सीआर में क्या होता है कि यह सीआर कशेरुकी जंतु के यकृत में यह सीआर जो होते हैं, जो कशेरुकी जंतु जो होते हैं उनके यकृत कोशिका में जो यह सीआर होते हैं वो दवा विष मतलब जहर, दवा और जहर, दवा जहर दवा जहर और विष यानी जहर को निराविषीकरण मतलब उसको सोखने का काम करने की भूमिका निभाता है। आप लोग सुने होंगे
कि जब कोई आदमी जहर खा लेता है, जहर खा लेता है तो उसके लीवर की जांच की जाती है, लीवर की जांच की जाती है। तो यही SER उसमें काम करता है और उस जहर को सोख लेता है। तो SER की कोशिका उसी कोशिका को पकड़ते हैं और उस कोशिका के SER को पकड़ते हैं और उसी की जांच करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जहर जहर के अणु उसमें रहते हैं। तो पता चल जाता है कि यह आदमी जहर खाया है या नहीं खाया है। याद रखिएगा कि गोल्जी उपकरण एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक मतलब पार्ट है, कोशिका का ही एक पार्ट है गोल्जी उपकरण। इसको कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था और इसका अन्य नाम होता है कुंडिका। क्या होता है? कुंडिका। याद रखिएगा कि कुंडिका किसको बोलते हैं, कि पूछ देगा कि कुंडिका किसको बोलते हैं, तो गोल्जी उपकरण को हम लोग कुंडिका बोलते हैं। ER से संश्लेषित पदार्थ को यह क्या करता है कि पैकिंग का काम करता है, पैकिंग का काम करता है और क्या करता है, अंदर बाहर भेजता है। भेजने का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और देखिए गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम के बारे में आप लोग सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। अगर यहाँ तक का आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फिर भी मेहनत लगती है। याद रखिएगा कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम किससे बनता है, तो लाइसोसोम इसी गोल्जी उपकरण, मतलब ये वाला जो गोल्जी उपकरण है इसी से लाइसोसोम बनता है। और लाइसोसोम क्या करता है, अब देखिए आगे क्या होता है कि लाइसोसोम, अभी एक और चीज़ है गोल्जी उपकरण में, गोल्जी उपकरण में जो है, गोल्जी उपकरण का एक और नाम होता है कुंडिका। याद रखिएगा कुंडिका जो होता है गोल्जी उपकरण का एक नाम होता है। और इस यह क्या करता है कि पैकिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब किसी भी मतलब कण को इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ उठाकर इधर उधर करता रहेगा और इसी तरह से काम करता है। अब देखिए कि लाइसोसोम गोल्जी उपकरण की जो होता है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। और लाइसोसोम जो होता है लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, आप लोग सुने होंगे कि इसमें पाचक एंजाइम होता है और यह RER से बनता है। देखिए RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से यह क्या बनता है, यह जो एंजाइम है इन्हें RER ही बनता है। एंजाइम जो होता है RER से ही बनता है। अब देखिए लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने का मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी खराब तत्व होते हैं उनको क्या करता है कि यह ख़त्म करने का काम, अपशिष्ट पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर खराब होते हैं, अपशिष्ट का मतलब होता है खराब जो होते हैं, उसको क्या करता है, यह नष्ट करने का काम करता है। कोशिका की चयापचय से जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब चयापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है इंग्लिश में। और चयापचय से जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है। और जब यह फट जाता है तो यह पूरी कोशिका को क्या करता है कि मार देता है। याद रखिएगा पूरी कोशिका को मार देने का काम करता है। और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्या होता है कि जब यह पूरी कोशिका को मार देता है तो यह कहीं ना कहीं उस कोशिका की क्या करता है, हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है तो इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोग सुने होंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका की का बिजली घर इसको बोलते हैं हिंदी में। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है आप लोग अभी देखें हैं क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है
डीएनए क्या काम करता है कि आनुवंशिक गुणों को इधर उधर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन भी बनाता है। जब इसके पास राइबोसोम अपना होगा तो क्या करेगा कि अपना प्रोटीन भी बनाएगा। देखिए कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जो ऊर्जा देता है वो एटीपी में देता है, और इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम लोग इसको बोलते हैं। और यह एटीपी जो होता है एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। याद रखिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और इसको हम लोग कोशिका की ऊर्जा बोलते हैं। और यह कोशिका में जो होता है कोशिका में जो ऊर्जा बनती है उसको हम लोग एटीपी से ही मापते हैं। क्या करते हैं, एटीपी से ही मापते हैं। अब देखिए प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड केवल पादप में उपस्थित होते हैं। यह प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप में उपस्थित होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि एक क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं रंगीन होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं श्वेत यानी सफ़ेद और रंगहीन पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि क्लोरोफिल वर्णक जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि पौधों में पाया जाता है। आप लोग केवल पादप का मतलब कि यह देखिए यहाँ पर प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप में पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि यह जो प्लास्टिड जब केवल पादप में पाए जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप में ही होती है। तो यह क्लोरोप्लास्ट कहीं न कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करता है। याद रखिएगा। अब देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन कुछ खास नहीं है, बहुत आसान भाषा में बता देते हैं कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन उसे कहते हैं कि जब कोई नई कोशिका बनती है तो उसको हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। मतलब कोई भी कोशिका है एक, और इस कोशिका से नई कोशिका जन्म ले ली दो, तो हम लोग बोलेंगे कि यह कोशिका विभाजन हो गया है। कोशिका विभाजन का मतलब लोग बहुत समझ लेते हैं कि कोशिका विभाजन जो है मतलब टूट जाती है। नहीं, ये टूटती तो है, लेकिन कोशिका विभाजन का मतलब कि ख़त्म नहीं होती है पूरी तरीके से, यह नई कोशिका बन जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, यह एनसीईआरटी में हूबहू लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। यही दो प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मदर सेल दो कोशिका में टूट जाती है, जिसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। दो कोशिकाएं होती हैं और यह क्या करती हैं, समान गुण वाली होती हैं। क्या होती हैं कि ये इनके जो गुण होते हैं वो समान गुण वाले होते हैं। याद रखिएगा। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मदर सेल 4 कोशिका में टूटेगी और इन चारों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में हमारे इस चैनल को ज़रूर भेजिए, जिसका नाम है रिवीजन स्टडी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।